नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाचन तंत्र को, और पाचन तंत्र वाला टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हमेशा की तरह ही जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है हम लेकर आते हैं उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू। तो आज पाचन तंत्र से संबंधित कुछ एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। ये जो एमसीक्यू हैं इनकी विशेषता ये है कि ये आपके जो पिछले प्रश्न थे उनके आधार पर तैयार किए गए हैं। केवल ऐसा नहीं है कि जो सिंपल क्वेश्चन है वही यहां पर है, आपका जो एग्जाम का स्तर है उसी के अनुसार इनको तैयार किया गया है। क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है, चाहे से वो आरपीएससी हो चाहे से आरएसएस हो, उन्होंने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो आपको भी अपने पैटर्न को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है उनको करके हमें शांत नहीं होना है, क्योंकि केवल सिंपल क्वेश्चन करने से आपकी मन की संतुष्टि हो सकती है, लेकिन जब आपको वास्तव में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और वहां पर वो प्रश्न नहीं आएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो प्रैक्टिस आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो आपके जो यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं वो उसी स्तर के अनुसार दिए गए हैं। चलो देखते हैं यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि आमाशय में HCl का मुख्य कार्य नहीं है। यहां पर है नहीं, मुख्य कार्य नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि HCl के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आपको यहां पर HCl के पूरे कार्य पता होने चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि पेप्सिनोजन को सक्रिय करना, क्या ये पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है? हमने जब आमाशय पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था कि जो पेप्सिनोजन है वो जो आपका एंजाइम है वो कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो वो हमारी चीफ सेल या जिन्हें हम क्या कह रहे थे पेप्टिक कोशिकाएं, उनसे स्रावित होता है और निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है। इसको सक्रिय कौन करता है? HCl करता है। तो ये तो इसका क्या है? कार्य। दूसरा देखो जीवाणुओं को नष्ट करना। HCl एक अम्ल है और भोजन में जो भी जीवाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करता है, जिससे हमें प्रतिरक्षा मिलती है। तो यह भी इसका क्या है? कार्य है। एमाइलेज को सक्रिय करना, क्या एमाइलेज को सक्रिय करता है? इसको हम देखेंगे। इसके अलावा अम्लीय माध्यम बनाना, अम्लीय माध्यम तो बनाएगा ही, खुद अम्ल है तो नहीं है। कौन सा है भाई? एमाइलेज एंजाइम या तो लार में स्रावित होता है, लार ग्रंथियों के द्वारा, या फिर आपका कहां पे होता है? आंत्र में स्रावित होता है, जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो आमाशय से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस कारण बोला जा सकता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज को सक्रिय करना। HCl एमाइलेज को सक्रिय नहीं करता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न ये था वो आपका किससे संबंधित था? HCl से, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो भाई, लार में एक एंजाइम होता है और लार में जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है? टाइलिन, या उसे हम क्या कहते हैं? लारीय एमाइलेज। किस पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? किस पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? देखो जो लारीय एमाइलेज है वह उसी पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होगा जो लार की पीएच है। भाई उससे ज्यादा तो सक्रिय नहीं हो सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि लार की पीएच कितनी होती है। हमें लार की पीएच याद रखनी है, और जो लार की पीएच होती है वो हमें पता है कितनी होती है? 6.8 होती है। एनसीईआरटी के अनुसार लार की जो पीएच है वो कितनी है? 6.8। तो उसी 6.8 पीएच पर यह सर्वाधिक क्रियाशील होगा। देखो भाई इसमें 6.8 कहां है? ये रहा। तो प्रश्न संख्या दूसरा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.8, और इस पीएच पर यह एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होगा। तो ये दोनों ही प्रश्न स्तर के अनुसार के थे। इसके बाद में देखो भाई प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा एंजाइम, यहां पर ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल छोटी आंत में ही सक्रिय होता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो छोटी आंत में सक्रिय होता है?
तो ध्यान से देखो, पेप्सिन कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। आप अगर दिमाग लगाओ तो ये पेप्सिन एंजाइम होता है, ये कहां पर बनता है? देखो, पेप्सिनोजन का सक्रिय रूप है पेप्सिन। कौन सक्रिय करता है? HCl। अभी आपको पहले प्रश्न में बताया है कि जो ये पेप्सिनोजन एंजाइम है, ये आमाशय की जो चीफ सेल हैं, या जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, पेप्टिक सेल, उनके द्वारा स्रावित होता है। तो ये आंत का तो एंजाइम नहीं है, आंत में तो सक्रिय नहीं होता है, ये कहां सक्रिय होता है? आमाशय में। तो ये तो नहीं है। टाइलिन, टाइलिन भी अभी हमने देखा है, कहां का एंजाइम है? लार का एंजाइम है। रेनिन, और ये रेनिन एंजाइम भी कहां का है? आमाशय का है। ये रेनिन एंजाइम किस में स्रावित होता है? बच्चों में। और क्या करता है? दूध का क्या करता है? जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं उसका पाचन करता है। उसमें जो प्रोटीन होती है कौन सी? केसिन, उसको किस में बदलता है? पेरा केसिन में बदलता है। तो यहां पर केवल एक प्रश्न तैयार नहीं हुआ। देखो, हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया, टाइलिन के बारे में भी पढ़ लिया, रेनिन के बारे में भी पढ़ लिया। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किससे बनता है? देखो, ट्रिप्सिन है, यह बनता है हमारे काइमोट्रिप्सिन से, सॉरी ट्रिप्सिनोजन से। किससे बनता है? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इसका निष्क्रिय रूप है और उससे यह कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। कौन कन्वर्ट करता है? आपको याद हो तो देखो, ये एंजाइम तो किसका है? अग्नाशय का। किसका एंजाइम है? अग्नाशय का। लेकिन अग्नाशय से जब ये छोटी आंत में आ जाता है तो छोटी आंत के द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम क्या होता है? एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होता है? एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज होता है, ये ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन में। अर्थात ट्रिप्सिनोजन का सक्रिय रूप है कौन सा? ट्रिप्सिन। कहां पर होता है ये सक्रिय? आंत में। हालांकि एंजाइम किसका है? अग्नाशय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन। तो जो क्वेश्चन है वो लेवल के हिसाब से है, केवल एक चीज को पता करके आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। और ऐसे ही प्रश्न हैं वो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो अपने स्तर को भी सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आप दौड़ में पीछे रह जाओगे और जो सिलेक्शन है वो कोई और ले जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 4, पित्तरस। ध्यान से सुनना, पित्तरस किससे स्रावित होता है? लीवर से। आगे देखो, पित्तरस में एंजाइम नहीं होते हैं क्योंकि आपको बताया था कि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्यों भाई? देखो ऑप्शन, यह यकृत से बनता है। बात तो सही है, यकृत में ही बनता है, लीवर में ही बनता है। यह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। सही बात है, क्षारीय होता है। इसमें जल नहीं होता। अरे पित्तरस में जल तो होता ही होता है। इसका कार्य इमल्सीकरण है। तो देखो, बात तो ये दोनों ऊपर वाली सही ही है, लेकिन ये इस बात को साबित नहीं कर रही हैं कि इसमें एंजाइम क्यों नहीं होता। इसमें एक है कि इसका कार्य इमल्सीकरण है। किसका इमल्सीकरण है? वसा का इमल्सीकरण। किसका इमल्सीकरण है? वसा का। और इमल्सीकरण का मतलब क्या है भाई? जैसे मान लो ये वसा का एक बड़ा टुकड़ा है, वसा का एक बड़ा खंड है। ये पित्तरस क्या करता है? जो ये पित्तरस होता है, ये पित्तरस क्या करता है? इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ऐसे छोटे छोटे खंडों में बांट देता है। और जो ये छोटे छोटे खंड होते हैं, ये क्या होते हैं? फिर जल में घुले जाते हैं, या जल में घुलने में इनको थोड़ी सी क्या होती है? आसानी होती है, इनका पाचन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पायशीकरण। इसी को क्या कहा जाता है? पायशीकरण कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमने घी है उसको गर्म पानी में डाल दिया तो वो क्या हो जाता है कि आपका पिघलकर उसके अंदर थोड़ा सा क्या हो जाता है? छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदले जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण या पायशीकरण कहा जाता है। तो पित्तरस का भी यही कार्य होता है।
इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर है पित्त रस में एंजाइम नहीं होते क्योंकि इसका कार्य क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण होता है। क्या होता है भाई, वसा का इमल्सीकरण। तो ये तो हो गए 4 प्रश्न। अब देखो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, वसा के पाचन के लिए आवश्यक लेकिन एंजाइम नहीं है। ध्यान से सुनना, वसा का पाचन करना है, वसा के पाचन के लिए एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज। लेकिन यह ऐसे पूछ रहा है कि वसा का पाचन करने के लिए जरूरी है लेकिन वो एंजाइम नहीं है, तो कोई दूसरी चीज जो वसा के पाचन के लिए जरूरी है। अभी पिछला प्रश्न देखो भाई, अभी पिछला प्रश्न देखो, क्या पढ़ा था कि अगर हमें वसा का पाचन करना है, अगर हमें वसा का पाचन करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, इमल्सीकरण करना पड़ेगा। क्योंकि वसा जल में सीधी नहीं घुलती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और छोटे छोटे खंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण। कौन करता है भाई, पित्तरस। कौन करता है, पित्तरस। और पित्तरस में क्या पाए जाते हैं, पित्त लवण। पित्तरस में क्या पाए जाते हैं, पित्त लवण। तो ये पित्त लवण है, वो कोई एंजाइम नहीं है लेकिन वसा के पाचन के लिए जरूरी है, उसके इमल्सीकरण के लिए जरूरी है। तो देखो प्रश्न यही तो बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है वसा के पाचन के लिए आवश्यक है लेकिन एंजाइम नहीं। तो कौन जरूरी है, पित्त लवण। वो किस में पाया जाता है, पित्तरस में। तो ऑप्शन देख लो दोनों में कौन सा है। लाइपेज ये जरूरी तो है वसा के पाचन के लिए लेकिन ये एंजाइम है, तो ये तो नहीं है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अभी आपको बताया कौन सा आ जाएगा, पित्त लवण। कौन सा आ जाएगा, पित्त लवण। ये एंजाइम नहीं है लेकिन वसा के इमल्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। तो प्रश्न इस तरह के अनुसार है। नेक्स्ट देखो भाई, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस मतलब अग्नाशय से जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो। अग्नाशयी रस का जो क्षारीय स्वभाव होता है, अग्नाशय से जो रस स्रावित होता है, अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस होता है, उसका क्षारीय स्वभाव किस कारण से होता है। देखो भाई ऑप्शन देखो। हालांकि मैंने अग्नाशय रस पूरा बताया था कि अग्नाशय रस में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तो एंजाइम होते हैं और क्या पदार्थ होते हैं। मैंने बताया था खनिज लवण भी होता है, लेकिन उसमें एक चीज आपको बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में जाकर देख लेना। पूरा का पूरा वीडियो पड़ा है किसके ऊपर, आपके पित्ताशय और अग्नाशय के ऊपर। उसमें बताया गया है कि जो बाइकार्बोनेट होते हैं, क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, ये अग्नाशयी रस होता है, उसको क्षारीय बनाने के लिए काम में आते हैं। क्या बनाने में काम में आते हैं, क्षारीय। कौन, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3-। जहां पर भी ये जुड़ा हुआ है वही उसके लिए उत्तरदायी है। देख लो, NaCl नहीं, HCl ये तो खुद अम्लीय है, KCl ये लवण है। तो ये यहां ध्यान से सुनो, NaHCO3, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट हो गया, और यही आपके अग्नाशय के क्षारीय होने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यह था प्रश्न संख्या 6। अब देखो भाई प्रश्न संख्या 7, थोड़ा सा चलो देखो, ट्रिप्सिन। अभी आपको बताया था एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इसका निष्क्रिय रूप होता है ट्रिप्सिनोजन। कहां बनता है, अग्नाशय रस में बनता है। कौन इसको सक्रिय करता है, एंटेरोकाइनेज। कहां पर सक्रिय होता है, छोटी आंत में। अब आगे देखो, ट्रिप्सिन का निष्क्रिय रूप स्रावित होता है ताकि, जब हमने अग्नाशय पढ़ाया था उस दौरान एक बात बताई थी कि अग्नाशय रस होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे इसमें ट्रिप्सिनोजन होता है, जैसे इसमें प्रोकार्बोक्सिलेज होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है,
जैसे कि इसमें काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, इसमें लाइपेज भी होता है, इसके अंतर्गत आपका जो फोस्फोलाइपेज भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम, और ज्यादातर एंजाइम होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये एंजाइम अगर ये सक्रिय रूप में ही रहेंगे तो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं उनको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, उनका खुद का ही क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे। भाई कोशिका है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें वसा भी है, इन्हीं से तो मिलकर बनी है, उन्हीं का क्या कर देंगे भाई? पाचन। तो ये निष्क्रिय रूप में इसी कारण पाए जाते हैं कि उसके खुद के पाचन से क्या किया जा सके? उन्हें बचाया जा सके। अग्नाशय के खुद के पाचन से, स्वपाचन से उसे क्या किया जा सके? बचाया जा सके। आंसर देखो भाई, ऊर्जा की बचत हो ऐसा कारण नहीं है, गलत। माध्यम कैसा हो? अम्लीय, ये थोड़ी कोई कारण है। आत्म पाचन न हो, अभी आपको बताया है कि अग्नाशय की खुद की कोशिकाओं को नष्ट ना कर दे ये एंजाइम, ये इसका क्या है? कारण। और पाचन धीमा हो, नहीं, धीमा थोड़ी चाहते हैं हम, तो चाहते हैं कि हमारा खाना है वो पूरा अच्छी तरीके से पचे। लेकिन अगर ये सक्रिय रूप में होंगे पहले से ही, तो ये क्या करेंगे? अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं का क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया है कि वो आत्म पाचन ना हो, इससे बचा जा सके। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन संख्या 8। आप सबको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जाम के लिए फायदेमंद हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखें, और अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो भी आप कमेंट में लिखें। लेकिन मेरे हिसाब से जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनके हिसाब से, और जैसे आजकल जो पैटर्न चेंज किया जा रहा है उसके हिसाब से ये प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखो भाई, 8वें नंबर का प्रश्न है, छोटी आंत में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है। ध्यान से सुनो, जब हमने पाचन की क्रियाविधि पढ़ी थी उस दौरान बताया था कि जो प्रोटीन होता है, क्या? प्रोटीन, ये अंततः किसमें टूटना है? लास्ट में किसमें टूटना है? जिससे मिलकर ये बना है। और प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है वो है एमिनो अम्ल। क्या है भाई? एमिनो अम्ल। तो इसी में जाकर टूटेगा। डाइपेप्टाइड है, इससे बड़ा रूप है। डाइपेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? एमिनो अम्ल। जब दो जुड़ते हैं, 2 या 3 एमिनो अम्ल जुड़ेंगे, क्योंकि इससे 2 पेप्टाइड बंध बनेंगे, तो वो तो उससे बड़ा रूप हो गया। पेप्टोन उससे भी बड़ा रूप हो गया। तो ध्यान रखना है, इसका जो सबसे सिंपल रूप है, अंततः प्रोटीन किस में टूटेगा? एमिनो अम्लों में ही टूटेगा। तो यही बात तो पूछ रहा है कि छोटी आंत में जाने के बाद प्रोटीन का अंतिम उत्पाद सबसे लास्ट में क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई? एमिनो अम्ल। पेप्टोन नहीं भाई, डाइपेप्टाइड ये भी नहीं, एमिनो अम्ल ये बनता है। ध्यान से सुनो, क्या बनता है? एमिनो अम्ल। और पॉलीपेप्टाइड तो प्रोटीन को कहते ही हैं भाई। प्रोटीन को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। इससे छोटा रूप पेप्टोन, डाइपेप्टाइड, ये इनके छोटे रूप हैं। सबसे छोटा रूप है वो है एमिनो अम्ल। तो अंत में जाकर किस में बदलेगा? ये एमिनो अम्ल में बदलेगा। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न, प्रश्न संख्या 'प्रश्न देखो, विली या विलाई, हमने एक शब्द लिखा था क्या? विलाई। विलाई भी लिखा था हमने, माइक्रो विलाई भी देखा था। तो विली का मुख्य कार्य है या विलाई का मुख्य कार्य है, सबसे पहले तो ये सुनो, विलाई पाई कहां जाती है? हमने देखा था कि जो ये विलाई हो गई, माइक्रो विलाई, जिन्हें हम हिंदी में अंकुर और सूक्ष्मांकुर कहते हैं। भाई विलाई को तो क्या कहते हैं? अंकुर। और जो आपकी माइक्रो विलाई होती है उसे बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। ये पाई कहां जाती हैं? तो ये पाई जाती है हमारी छोटी आंत में। कहां पाई जाती हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन।
प्लस अवशोषण। लेकिन पाचन में इनका कोई रोल नहीं है। सीधा तौर पर पाचन में तो एंजाइम करते हैं। विलाई है, ये क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि उस आंत की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाए? बढ़ जाए। और बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हमें किसमें मदद करेगा? अवशोषण में। किसमें मदद करेगा? अवशोषण में। तो ध्यान से सुनना, विलायक का मुख्य कार्य है आंत के आंतरिक सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, जिसे अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। देखो भाई, पाचन इसका मुख्य कार्य नहीं है, स्राव करना भी इसका मुख्य कार्य नहीं है, गति प्रदान करना भी इसका मुख्य कार्य नहीं है। इसका मुख्य कार्य विलाई का क्या है कि अवशोषण को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? अवशोषण को बढ़ाना। तो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा? अवशोषण भी बढ़े जाएगा। क्या हो जाएगा? अवशोषण बढ़े जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 9। अब इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 10। एक शब्द आया है लेक्टियल, हालांकि आपको बताया हुआ है लेक्टियल के द्वारा अवशोषित पदार्थ अंततः पहुंचता है। लेक्टियल के द्वारा जो पदार्थ होता है वो कहां पर पहुंचता है? सबसे पहले तो ये देखो भाई, ये लेक्टियल क्या है। जब आपको विलाई बताई थी, क्या बताई थी भाई? विलाई। जैसे मान लो ये आंत की आंतरिक सतह है और इस आंतरिक सतह पर ऐसे पहले तो पाए जाते हैं सर्कुलर फोल्ड, और सर्कुलर फोल्ड के ऊपर पाई जाती है विलाई। आप ये मान लो ये क्या है? विलाई। तो इन विलाई के अंदर क्या होता है कि बीच में रक्तवाहिनियां तो होती ही होती हैं। रक्तवाहिनियों के अलावा एक ऐसी क्या होती है? लसिका वाहिका भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लसिका वाहिका पाई जाती हैं। और ये जो लसिका वाहिका होती हैं, ये जो लसिका वाहिनी होती हैं, इसी को क्या कहा जाता है? लेक्टियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्टियल कहा जाता है। किसको? लसिका वाहिका को। क्या काम होता है भाई? देखो, यहां से जो ग्लूकोज है, इसके अलावा जो एमिनो अम्ल हैं, इसके अलावा सोडियम अर्थात खनिज लवण है, क्लोराइड है, इन सब का तो जब अवशोषण होता है ना, तो ये सब तो किस में जाते हैं? रक्त में। अवशोषण के बाद किस में जाते हैं? रक्त में। लेकिन वसीय अम्ल जो वसा के पाचन से बने हैं, किसके पाचन से बने हैं? वसा के पाचन से बने हैं। वो वसीय अम्ल क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। इस कारण वसीय अम्ल का अवशोषण करके इसको किस में डाला जाता है? लसिका वाहिनी में डाला जाता है, लेक्टियल में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? लेक्टियल में। तो इस प्रकार से विलाई होती है, उसमें हमारी रक्त वाहिनियां भी पाई जाती हैं और साथ साथ में क्या पाई जाती है? लसिका वाहिनी भी पाई जाती है, जिसमें क्या डाला जाता है अवशोषण के बाद में? जो वसीय अम्ल होते हैं, वसा के पाचन से बने हैं, वो डाले जाते हैं। आपको यह भी बताया था कि जब इनका अवशोषण होता है वसीय अम्ल का, तो उसके लिए मिसेल बनता है, और उसमें भी मदद कौन करता है? अभी आपको बताया था पित्तरस, और पित्तरस में क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण। इसके बाद में जब यह कोशिका में आ जाता है तो इसके साथ प्रोटीन जुड़ जाता है, और प्रोटीन जुड़ने के बाद ये एक रूप में बदल जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन अंततः किस में जाता है? लसिका में। इस काइलोमाइक्रोन का रंग कैसा होता है? सफेद। और इसी कारण जो इस विलाई के अंदर ये लेक्टियल पाई जाती है, उसका रंग भी कैसा होता है? सफेद होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या पूछ रहा है कि वो पदार्थ, अवशोषित पदार्थ अर्थात वसीय अम्ल है, अंततः कहां जाता है? यकृत में नहीं, हृदय में नहीं, पोर्टल सिरा, पोर्टल सिरा में थोड़ी जाता है। पोर्टल सिरा तो आपको बताई थी लीवर में जाती है, छोटी आंत से निकलकर। पोर्टल सिरा में नहीं जाता है। ये किस में जाता है? लसिका तंत्र के। भाई ये जो लसिका वाहिनी है, लसिका ग्रंथियां होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं भाई? लसिका तंत्र का ही तो हिस्सा होती हैं। तो लसिका तंत्र में जाता है। किस में जाता है? लसिका तंत्र। और अल्टीमेटली ये फिर किस में पहुंचता है? जो बड़ी वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा, या जो बड़ी सिराएं होती हैं, उनमें पहुंचता है।
तो यहां पर सिरा नहीं लिखा है, पोर्टल सिरा लिखा है, इसी कारण इसको नहीं चुना हमने। तो ये थे प्रश्न संख्या 10। तो अब तक 10 प्रश्न हो गए हैं, और 10 प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में जरूर लिखे भाई। अगर ये आपके लिए फायदेमंद है तो कमेंट में जरूर लिखे। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा सही क्रम है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। सही क्रम, हालांकि है तो एकदम सिंपल सही। किसको नहीं पता भाई भोजन कहां से कहां कहां जाता है? ये तो आपने पाचन तंत्र कहीं पर एकदम 6वीं क्लास में पढ़ा होगा तो भी कर सकते हो। ये देखो, हमारा भोजन होता है मुख, मुख से किस में जाता है? ग्रसिका, ग्रसिका से किस में? आमाशय, आमाशय से किस में? छोटी आंत, छोटी आंत से किस में? बड़ी आंत। क्या ये सही क्रम है? दूसरा देखो भाई, मुख, मुख से क्या सीधा आमाशय में चला जाता है, फिर ग्रसिका में आता है, फिर छोटी आंत में, तो ये गलत हो गया। मुख से छोटी आंत में थोड़ी जाता है सीधा, ये भी गलत हो गया। ग्रसिका से मुख में थोड़ी आता है, उल्टा थोड़ी चलता है भोजन। भोजन पहले मुंह में खाएंगे, फिर हमारी जो खाने की नली होगी उसमें जाएगा अर्थात ग्रसिका में, फिर हमारे आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख कर ही लग रहा है भाई कैसे हार्ड होगा, लेकिन है तो सिंपल ही। नेक्स्ट देखो, ब्रूनर ग्रंथियां स्रावित करती हैं। मैंने बोला था ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आपके जरूर पूछा जाएगा भाई, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जो ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं वो क्या स्रावित करती हैं? पहली बात तो ये ब्रूनर ग्रंथि होती कहां है? ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है हमारी छोटी आंत के पहले हिस्से, किसमें? डेड्यूनम में। कौन से हिस्से में पाई जाती है? डेड्यूनम में। इस ग्रंथि की एक विशेषता भी होती है। इस ग्रंथि की विशेष देखो, हमारे पाचन तंत्र में या आहार नाल में जो ग्रंथियां हैं, ज्यादातर ग्रंथियां वो सारी की सारी कौन सी परत में होती हैं? म्यूकोसा। कौन सी परत में होती हैं? म्यूकोसा। अन्य जो भी ग्रंथियां हैं, लेकिन ये जो ब्रूनर ग्रंथि है ये कहां तक पाई जाती है? सब म्यूकोसा। कौन से स्तर तक पाई जाती है? सब म्यूकोसा में पाई जाती है। तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जो सब म्यूकोसा में पाई जाती है। एक तो इस कारण याद रखना है इसको। साथ साथ में इसके द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है और उस पदार्थ का नाम होता है क्षारीय म्यूकस। क्या स्रावित होता है? क्षारीय म्यूकस। और ये क्षारीय म्यूकस है, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो आंत होता है उसके वातावरण को क्षारीय बनाने में क्या करता है? मदद करता है। एक तो भी आपको बताया था अग्नाशय रस से क्या स्रावित होता है? बाइकार्बोनेट लवण। एक आंत से क्या स्रावित हो गया? क्षारीय म्यूकस। इसके अलावा जो पित्तरस होता है उसका माध्यम भी कैसा होता है? क्षारीय। इसी कारण आंत है उसका माध्यम कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षारीय। नहीं तो भोजन तो आमाशय से आ रहा है और वो तो हाईली एसिडिक है, उसको क्षारीय में बदलने का काम यही करते हैं। तो यही पूछ रहा है ब्रूनर ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? HCl और HCl तो अम्ल है, आमाशय से स्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम है, आमाशय में ही होता है। लाइपेज ये भी एंजाइम है। अभी आपको बताया क्या स्रावित होता है भाई? क्षारीय म्यूकस। ब्रूनर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? क्षारीय म्यूकस स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 13, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन का कार्य है। इंपॉर्टेंट चीज आ गई ना, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। आपको लग रहा होगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा है भाई, अगर आपने सही जगह से पढ़ा है, अगर आपने चीजों को सही तरीके से पढ़ा है, थोड़ा डीप तक पढ़ा है, तो आपको पता होगा क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन क्या है। देखो दोस्तों भाई, ये छोटी आंत की विलाई है, ये दूसरी विलाई, ऐसे ये तीसरी विलाई है। जो दो विलाई होती हैं, उन दो विलाई के बीच में ऐसे गर्तनुमा क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसी गर्तनुमा क्या पाई जाती हैं? गर्तनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो गर्तनुमा संरचनाएं होती हैं, इन गर्तनुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स ऑफ
लिबर कुहेन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहेन। क्रिप्ट्स का मतलब तो ऐसे मान लो गर्ते हैं एक तरीके के, और लिबर कुहेन का मतलब जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी उनके नाम पर है। ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहेन है ये कहां पर है, ध्यान से सुनो, आंत्र में। और कौन सी आंत्र में? छोटी आंत में। कौन सी में? छोटी आंत में। जो दो विलाई हैं ये दोनों क्या हैं? विलाई। अभी आपको बताया था विलाई क्या होती हैं। इन दो विलाई के बीच में पाई जाती हैं। इनसे क्या स्रावित होता है? इनसे स्रावित होता है आंत्रीय रस। ये ग्रंथीय कोशिकाएं हैं। ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहेन है कैसी कोशिकाएं हैं? ग्रंथीय। ग्रंथीय का मतलब ये पदार्थ स्रावित करती हैं। आंत में है तो कौन सा रस स्रावित करती हैं? आंत्रीय रस। और इस आंत्रीय रस में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। इस आंत्रीय रस को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सक्कस एंटेरेकस। क्या कहा जाता है भाई? सक्कस एंटेरेकस कहा जाता है। तो ये सक्कस एंटेरेकस किससे स्रावित होता है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहेन से स्रावित होता है। इतनी सारी बातें जब आपको पता होंगी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखो, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहेन का कार्य है, सीधा सा बता दिया है भाई, आंत्रीय रस या सक्कस एंटेरेकस का स्राव करना, और जिसमें आपके आंत के सारे एंजाइम पाए जाते हैं। देख लो भाई, वसा का अवशोषण नहीं, गति का नियंत्रण नहीं, मल संग्रह नहीं। फिर क्या काम है भाई? अभी आपको बताया आंत्रीय रस। आंत्रीय रस क्या है? पाचन करने में ही तो काम में आएगा। एंजाइम है भाई, पाचन में काम में आएगा। तो पाचक रस का क्या करना? स्राव करना। किसका स्राव करना? पाचक रस का स्राव करना। ये किसका कार्य है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहेन का क्या है? कार्य है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भी आप इंपॉर्टेंट ही लगा लो भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो भाई, छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? 3। पहला डेड्यूनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है कि नहीं? सबसे ज्यादा अवशोषण कहां पर होता है? जहां पर सबसे ज्यादा विलाई पाई जाती है। जहां पर सबसे ज्यादा विलाई पाई जाती है। तो छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण कहां होगा? डेड्यूनम वाले हिस्से में। कहां पर होगा? डेड्यूनम में। सिकम तो इसका हिस्सा है ही नहीं। सिकम तो इसका हिस्सा है ही नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा बनने वाला विटामिन है। आपको बताया था कि जो बड़ी आंत होती है इसमें 2 विटामिन होते हैं, उनका अवशोषण होता है। 2 विटामिन होते हैं, उनका अवशोषण होता है। एक तो विटामिन B12। किसका? विटामिन B12। सॉरी, विटामिन B12 नहीं, यहां पर हम लिखेंगे विटामिन डी और विटामिन के। किसका अवशोषण होता है? विटामिन के। ये जो विटामिन के होता है ये बड़ी आंत में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? बड़ी आंत में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा निर्मित होता है। यहां पर ये यही पूछ रहा है, बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा बनने वाला, उसके द्वारा बनने वाला विटामिन है तो कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें विटामिन के। कौन सा एंजाइम, सॉरी कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन के, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 16, आमाशय की म्यूकस परत का मुख्य कार्य है। देखो, आहार नाल होती है, उसमें मुख्य रूप से 4 परत होती हैं। सबसे अंदर ही अंदर होती है म्यूकोसा, उसके बाहर होती है सब म्यूकोसा, उसके बाहर होती है मस्कुलेरेसिस अर्थात पेशीय स्तर, और सबसे बाहरी बाहर की तरफ होती है सिरोसा। तो सबसे आंतरिक परत जो म्यूकोसा है उसके द्वारा म्यूकस स्रावित किया जाता है, और ये म्यूकस होता है ये आमाशय को चारों तरफ से अंदर से एक करके क्या कर रखता है? लेप करके रखता है। ऐसे समझ लो, म्यूकस की परत पाई जाती है। क्यों भाई? क्योंकि आमाशय में एक बहुत ही तीव्र अम्ल स्रावित हो रहा है जिसका नाम है HCl।
अगर वो परत नहीं पाई जाएगी तो आमाशय की कोशिकाएं उस एसिड के द्वारा नष्ट हो जाएंगी, उनका पाचन हो जाएगा। तो यही कार्य है उसकी, पाचन को रोकना, स्वपाचन को रोकना। किसका कार्य है? म्यूकस का। तो पाचन नहीं, अवशोषण नहीं, आत्म पाचन से सुरक्षा कि HCl है खुद आमाशय को ही नष्ट ना कर दे। कई बार क्या होता है कि जब ये HCl ज्यादा स्रावित होता है, आप भूखे पेट होते हो तो आपके पेट में जलन भी अनुभव होती है, वो इसी कारण होती है। गति प्रदान करना इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो ये बड़ी होती है? नहीं, इससे तो बड़ी लीवर होती है भाई। इसमें नलिका होती है, नलिका होती है, बहिःस्रावी में होती है, सब में ही होती है। यह दोनों प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है? नहीं, जो पीयूष ग्रंथि है उससे तो बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, तो ये इसका सही आंसर है कि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है, और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पूर्ण होता है? पूर्ण पूछ रहा है, शुरुआत नहीं पूछ रहा। अगर शुरुआत होता तो हम बोल देते मुख गुहा में, क्योंकि मुख गुहा में जो लार होती है उसमें एक एंजाइम अभी हमने पढ़ा था टाइलिन या लारी एमाइलिन, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा? स्टार्च। उसका 30% पाचन कहां हो जाता है भाई? मुख गुहा में ही हो जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है पूर्ण कहां होता है? तो सब चीजों का अंतिम पाचन होता है या पूर्ण पाचन होता है, वो कहां पे होता है? छोटी आंत में। कहां पर जाकर होता है? छोटी आंत। कोई से भी पदार्थ का पूर्ण रूप से पाचन वहीं पर होता है। तो यही पूछ रहा है। मुख में नहीं, आमाशय में नहीं, छोटी आंत। अब देखो यहां पर भी ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं, छोटी आंत और डेड्यूनम। अब ये डेड्यूनम हिस्सा होता है, ये भी किसका हिस्सा है? छोटी आंत का। तो अगर इसमें भी, छोटी आंत में भी प्रॉपर पूछा जाए कि पाचन पूर्ण रूप से कहां होता है, वो कौन सा हो जाएगा? डेड्यूनम। कौन से हिस्से में होगा? डेड्यूनम में। छोटी आंत में नहीं है। छोटी आंत का प्रॉपर एक हिस्सा है, कौन सा? डेड्यूनम। वहां पर इसका कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अपेंडिक्स का कार्य माना जाता है। भाई देखो हमने बार बार बोला था, सामान्य तौर पर जो ये अपेंडिक्स होती है ये आपकी कहां पाई जाती है? कि जो बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है अंधनाल, या जिसे सिकम बोलते हैं, उस पर एक अंगुली जैसा प्रवर्ध होता है, 6 से 8 सेंटीमीटर का होता है। सामान्य तौर पर इसे क्या माना जाता है? इसे माना जाता है अवशेषी अंग। लेकिन जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आजकल की कुछ रिसर्च में पता चला है कि हमारी प्रतिरक्षा में काम में आती हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है ये किससे काम में आती हैं? अपेंडिक्स का कार्य माना जाता है। तो पाचन तो नहीं करती है भाई, वैसे तो करती है सेलुलोज का पाचन, लेकिन मनुष्य में नहीं करती। हार्मोन स्रावित नहीं करती, कोई नहीं। ये देखो प्रतिरक्षा से संबंधित, अभी आपको बताया ना, प्रतिरक्षा में ये कार्य करती है। किसमें कार्य करती है? प्रतिरक्षा में। और कोई नहीं, क्योंकि ऊपर वाला ऑप्शन आ गया तो ये तो कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से अपेंडिक्स का कार्य, प्रश्न को ध्यान से सुनना। अगर अवशेषी अंग नहीं आ रहा है तो उसमें ध्यान से देखना, या तो उसमें मिलेगा कि वो प्रतिरक्षा में कार्य करती है, या फिर उसमें मिलेगा कि ये क्या करती है कि आपकी कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न, मल का रंग किस कारण होता है? मल का रंग होता है वो कैसा होता है? पीला या हल्का पीला या पीले रंग जैसा ही होता है। और वो किस कारण होता है? ध्यान से सुनना। मल में जो पित्त वर्णक होते हैं वो भी छोड़े जाते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, लेकिन वो उसका रंग उसके कारण नहीं होता है। उसका जो रंग होता है मल का रंग, वो होता है किसके कारण से? स्कोर्टो आपके स्टोर को बिलीन के कारण से। स्टोर को बिलीन के कारण से ये
इसका रंग होता है मल का, वो पाया जाता है। और यूरिन का रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम। तो ये पूछ रहा है कौन से किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन होता तो पीला है लेकिन इसके कारण नहीं होता है। प्रॉपर आंसर इसका क्या है? स्कोर्टोबिलिन के कारण होता है। बिलवर्डिन नहीं भाई, यूरोक्रोम नहीं, तो इसका आंसर हो गया स्कोर्टोबिलिन। नेक्स्ट देखो भाई, आमाशय में भोजन को आगे बढ़ाने वाली गति है। देखो हमारे पाचन तंत्र होता है ना, उसमें मुख्य रूप से एक गति पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कर्माकुंचन गति। कौन सी गति पाई जाती है? कर्माकुंचन गति। और ये जो कर्माकुंचन गति होती है, इसी के द्वारा हमारा भोजन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। इस कर्माकुंचन गति को पेरिस्टेल्टिक गति भी कहा जाता है, इंग्लिश रूप है ये इसका, पेरास्टेल्टिक। तो स्लीलियरी मतलब उसके द्वारा थोड़ी होता है, सीलिया के द्वारा थोड़ी होता है, पक्षमाभ जो होते हैं उसके द्वारा थोड़ी होता है, नहीं। अमीबिये फ्लेजिला के द्वारा गति थोड़ी होती है, नहीं होती। रिफ्लेक्स नहीं भाई, कौन सी गति होती है? पेरिस्टेल्टिक गति होती है, अर्थात कर्माकुंचन गति होती है। यह ध्यान रखना है। पूरे जो आहार नाल होता है उसमें इसी गति के द्वारा हमारा भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, याद कर लो, रट लो। निम्न में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं भाई, सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो भाई, ये टाइलिन एक एंजाइम है, किसका पाचन करता है? स्टार्च का। तो ये तो सही है। टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च का, मुख में लार से स्रावित होता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। कहां से स्रावित होता है? आमाशय से। ये भी सही है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का। ये भी सही है। ये पूछ रहा है गलत। क्या पूछ रहा है? गलत। रेनिन स्टार्च, रेनिन स्टार्च का पाचन नहीं करता है। रेनिन छोटे बच्चों के अंतर्गत जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी? केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन। उस केसीन प्रोटीन को किस में बदलता है? पेरा केसीन में बदलता है। इस कारण इसका सही आंसर हो गया है डी। आंसर तो सही है लेकिन बात गलत है भाई, ध्यान से सुन लेना क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। यकृत में ग्लाइकोजन का निर्माण कहलाता है। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछ रहा है यकृत में ग्लाइकोजन का निर्माण, अर्थात जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज से क्या बनना? ग्लाइकोजन बनना। ग्लूकोज से क्या बनना? ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? यहां पर देखो एक तो दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, अर्थात ग्लूकोज का टूटना। और जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, ये ग्लूकोज है, और जब ये टूटेगा एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। जब आपका ग्लूकोज टूटता है तो उससे क्या बनती है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो ये तो नहीं है भाई, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब तो ये है। हमें पूछ रहा है क्या? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। ये देखो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, ग्लूकोज से क्या बनना? ग्लाइकोजन बनना। तो ये सही हो गया इसका आंसर। इसके बाद में देखो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, हालांकि सही आंसर हमें पता चल गया क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अगर हम देखें ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है इसका उल्टा, ग्लाइकोजन से क्या बनना? ग्लूकोज बनना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, बिना कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ से क्या बनना? आपका ग्लूकोज बनना, नए पदार्थ से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। देखो लाइसिस शब्द वाला तो कहीं पर आएगा ही नहीं, लाइसिस का मतलब ही टूटना होता है। ठीक है। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 24, पाचन नली की सबसे मोटी भित्ति होती है। देखो
पाचन नली में सबसे मोटी भित्ति किसमें पाई जाती है? छोटी आंत में, आमाशय में, ग्रसिका में, बड़ी आंत में। सबसे मोटी भित्ति कहां पर पाई जाती है? तो आपको बताया था कि जो बड़ी आंत होती है उसकी भित्ति होती है वो क्या होती है? अपेक्षाकृत छोटी आंत से क्या होती है? मोटी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बड़ी आंत। एक प्रश्न और देख लो भाई, रेक्टम में कौन सा कार्य नहीं होता है? रेक्टम का मुख्य कार्य होता है क्या? मल को एकत्रित करना। तो मल संग्रह तो इसका मुख्य कार्य है। यह पूछ रहा है नहीं होता है। जल का अवशोषण, भाई यहां पर मल कुछ समय के लिए रुकता है और हमने बोला कि बड़ी आंत होती है वो जल अवशोषण का कार्य करती है, यह भी बड़ी आंत का ही हिस्सा है, इस कारण जल अवशोषण भी होगा। विसर्जन को नियंत्रण, अरे मल को बाहर त्यागने की प्रक्रिया को यही तो नियंत्रित करता है, तो विसर्जन का भी नियंत्रण करता है। साथ में पाचन, अरे पाचन नहीं होता है, पाचन का कार्य मुख्य रूप से कहां पर होता है? छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। तो ये 25 प्रश्न हो गए हैं। हालांकि प्रश्न तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए 25 प्रश्न जो आपके पाचन तंत्र से संबंधित थे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो आपको करवाए गए हैं। आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे हैं? क्या ये आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाले हैं? अगर आपको लग रहा है हां, तो कमेंट में जरूर लिखें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।